कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जिसमें स्टमक से संबंधित, आंतों से संबंधित, लिवर से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन है। 30 to 40% पॉपुलेशन में किसी फॉर्म में ये डिसऑर्डर पाए जाते हैं। कुछ बिनाइन है, कुछ फंक्शनल है, कुछ ऑर्गेनिक है। ओबेसिटी में भी ट्रंकल ओबेसिटी इज मेन कल्प्रिट। तो हो क्या रहा है, जो इंडियन और एशियन पॉपुलेशन है, अनफॉर्चुनेटली हम सेंट्रली ओबीज हैं। इसको हमारी भाषा में एंड्रॉयड ओबेसिटी बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूज ओबेसिटी। और ये पाया गया है कि जो ट्रंकल ओबेसिटी है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, उसका मेटाबॉलिक डिसीजेज से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो पीपल हु हैव मोर सेंट्रल ओबेसिटी विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, लिपिड डिसऑर्डर्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, हार्ट डिसीजेज, किडनी डिसीज उनके अंदर ज़्यादा पाए गए हैं। नमस्कार, इस पॉडकास्ट में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर DS वर्मा, डिप्टी जनरल मैनेजर ONGC, स्वागत करता हूं डॉक्टर पवन रावल, जो सीनियर डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं, मेदांता गुड़गांव हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक साइंस है, स्पेशलाइज्ड साइंस है, जो डील करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और इसके डिसऑर्डर से। तो डॉक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि डॉक्टर साहब बताएं कि कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? थैंक यू डॉक्टर वर्मा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड यस, आपने बहुत सही बताया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जिसमें स्टमक से संबंधित, आंतों से संबंधित, लिवर से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन है। 30 to 40% पॉपुलेशन में किसी फॉर्म में ये डिसऑर्डर पाए जाते हैं। कुछ बिनाइन है, कुछ फंक्शनल है, कुछ ऑर्गेनिक है। काफ़ी प्रिवलेंस है इनका। डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, बट आप एट द आउटसेट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अभी बताया है कि बेनाइन है कुछ डिसऑर्डर फंक्शनल हैं, एंड तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है जो हम लोग पब्लिक के लिए बताना चाहें? बिल्कुल, जैसा कि हम OPDs में अपनी देखते हैं या आम जनता को देखते हैं, तो गैस का बनना, रिफ्लक्स का होना, हर्ट बर्न माने यहाँ जलन होना, पेट का दर्द, पेट फूलता है डॉक्टर साहब, पहले 3-4 चपाती खा लेता था, पेट नहीं फूलता था, पेट फूलने लगता है, कब्ज़ बनती है, कभी मोशन लूज़ हैं, कभी हार्ड हैं, कभी मिक्स्ड है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपकी आंतों की मोटिलिटी की प्रॉब्लम्स की वजह से, एसिड के कम ज़्यादा बनने से, या ऐसे पदार्थ खाने से जो पेट में जाके गैस बनाते हैं, जिनको फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, उनकी वजह से होते हैं। तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। और फंक्शनल का मतलब है कि कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, कोई बड़ा बीमारी नहीं है उनको, लेकिन किन्हीं वजहों से जो हमने बताया अभी, उस वजह से सी सिम्टम्स आएंगे, तो इनको फंक्शनल बोला जाता है। मोस्टली ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड। जी, जैसा कि आपने बताया है कि कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी जो है डायरिया होता है, गट की मोटिलिटी जो है चेंज होती रहती है, तो हम इसे मेडिकल टर्म्स में IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा नाम से प्रतीत होता है, IBS इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और मैं अपने पेशेंट्स को भी बहुत अच्छे से जब समझाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि भैया देखो, IBS कोई बीमारी नहीं है, ये एक इरिटेबल बाउल है। इरिटेबल का बाउल का तो जैसे हम लोग इरिटेट होते हैं, वैसे बाउल भी इरिटेट हुआ है किसी वजहों से। या तो बाउल की मोटिलिटी कम है, माने मूवमेंट कम है, या वो ज़्यादा है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, जब हम रात को सपोज आप खाएंगे, तो वो एक ऑटोमेटिक पाचन क्रिया के थ्रू पचता है और फिर एक्सक्रीट करते हैं। सो इंटेस्टाइन्स एंड स्टमक दे कंबाइंड आर मोर देन 15 feet इन लेंथ, एंड ऑल दी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस दे हैपन वेरी वेरी स्पॉन्टेनियसली। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो किन्हीं वजहों से अगर वो पाचन क्रिया या मोटिलिटी अप या डाउन होगी, तो या तो कब्ज़ होगी या डायरिया होगा, बट प्रोवाइडेड उसमें कोई बड़ी बीमारी ना हो, तब उसको IBS बोलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द बोला किन्हीं वजहों से, तो आप वो वजह क्लैरिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, जैसे लाइफ स्टाइल है या कोई और वजह? हाँ। सो नाउ अगर हम इसमें आएँ कि वो कौन लोग हैं जिसको गैस बनेगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा या कब्ज़ होगा, उनमें मोस्टली वो लोग हैं जो, आपने बहुत सही वर्ड यूज़ किया, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। जब हम लाइफस्टाइल को इलेबोरेट करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी माने वज़न का ज़्यादा होना, देन स्ट्रेस और
डॉक्टर वर्मा, जितना साइंस प्रोग्रेस कर गया है, अब लोग स्ट्रेस से ज़्यादा रिएक्शंस पे बिलीव कर रहे हैं। सी, एवरीबडी सेज स्ट्रेस इज देयर, सो वी ऑलवेज टॉक दैट इट्स नॉट द स्ट्रेस, इट्स द रिएक्शन दैट मैटर्स। सो ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक से ना करना, स्मोकिंग, अल्कोहल का अत्यधिक प्रयोग और खाना टाइम पे नहीं खाना, स्लीप और रेस्ट का ना होना, ये कुछ कारणों में शामिल है जिनसे ये सब बीमारियां यूजुअली होती हैं। जैसा कि आपने इसे एक्सप्लेन किया कि कारण क्या हैं, तो डेफिनेटली इनका प्रिवेंशन भी है, उस पर भी थोड़ा सा आप लाइट डालिए। बिल्कुल, तो क्यों ना इसको रिवर्स कर दें। जी जी। जिन्हीं वजहों से ये हुआ है उसको अगर हम रिवर्स करें तो मोस्ट लाइकली हम इनसे बच पाएंगे। सो मोटापे से बचें। अब मोटापा, हम आपको यहाँ पे एक बात बताएंगे। मोटापा इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल डोंट नो दैट दे आर ओबीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में मोटापे की डेफिनेशन वेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इवन अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, जो कि वेट बाई हाइट मीटर स्क्वायर का एक रेशो है, अगर वो 23 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं। सो यहाँ पर थ्रेशोल्ड मोटापे की कम है बिकॉज ऐसा पाया गया कि वो लोग जिनका BMI 23 से 25 या 26 भी था, उनको भी बीमारियाँ हुई, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुए, डायबिटीज़ हुई, हाइपरटेंशन हुई और लाइफस्टाइल डिजीज़ हुए। सो मोटापे से कैसे बचेंगे? खान पान पे ध्यान दें। एक अच्छी बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम हो, प्रोटीन और फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो। एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी। आई ऑलवेज अर्ज यंग पीपल टू गो मोर फॉर फिजिकल एक्टिविटी देन डाइट्स बिकॉज दे हैव टू वर्क एंड दे नीड डाइट्स। सो एक अच्छा व्यायाम आपको करना है जिससे आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी अचीव करें। डाइट का हमने बताया, एक बैलेंस डाइट रखें, लो कार्ब लो फैट। सेकेंड, अल्कोहल के अत्यधिक प्रयोग से बचें। नाउ यू कम टू मेट्रो सिटीज़ एंड एरियाज़ लाइक गुड़गांव, अल्कोहल इज़ ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल सोशली, बट आई ऑलवेज एडवाइज अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऑप्टिमाइज़ करें। लेस देन वंस अ वीक लें, बिंजिंग ना करें, अत्यधिक मात्रा में ना पिएं। स्मोकिंग से बचें, थोड़ा सा पर्सनैलिटी को बदलें। आई ऑलवेज आस्क यंग पीपल टू बी लिटिल थिक स्किन्ड, थोड़ा मोटी चमड़ी बने, हर बात पे रिएक्ट ना करें। इससे आप स्ट्रेस के होने के बावजूद भी रिएक्ट नहीं करेंगे। देन थोड़ा अपने लिए वक्त निकालें। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम वेयर वी शुड हैव मी फैक्टर इन अस। थोड़ा मैं अपने अंदर लाएं, खाना वक्त पे खाएं, हो सके तो एक एडिक्वेट मात्रा में रेस्ट करें, टाइम पे सोएं। थोड़ा सोशल मीडिया का जो प्रयोग है, रात को मैंने अक्सर देखा है कि अगर हम वक्त पे घर आ भी जाते हैं तो 10, 11, 12 बजे तक हम फेसबुक, सोशल मीडिया बाकी पे रहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम दैट वी शुड ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ स्क्रीन ऑल्सो सो दैट यू हैव एडिक्वेट रेस्ट। सो ये सब करने से ऑफकोर्स आप इन सब के कॉन्सिक्वेंसेज से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बताया है कि स्क्रीन टाइम, और स्क्रीन टाइम ना केवल एडल्ट पॉपुलेशन, बच्चों में भी हो रहा है, उनका बढ़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस की वगैरह की वजह से, और दे आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी ट्रंकल ओबेसिटी इज मेन कल्प्रिट। एब्सोल्युटली राइट। इतना अच्छा आपने इस टॉपिक को उठाया है। डॉक्टर साहब ने बोला ट्रंकल ओबेसिटी। तो हो क्या रहा है, जो इंडियन और एशियन पॉपुलेशन है, अनफॉर्चुनेटली हम सेंट्रली ओबीज हैं। इसको हमारी भाषा में एंड्रॉयड ओबेसिटी बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफ्यूज ओबेसिटी। और ये पाया गया है कि जो ट्रंकल ओबेसिटी है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, उसका मेटाबॉलिक डिसीजेज से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो पीपल हु हैव मोर सेंट्रल ओबेसिटी विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, लिपिड डिसऑर्डर्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, हार्ट डिजीजेज, किडनी डिजीज उनके अंदर ज़्यादा पाए गए हैं। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बोली, चाइल्डहुड ओबेसिटी को इग्नोर ना करें। चाइल्डहुड ओबेसिटी विल बी कन्वर्टिंग इनटू एडल्टहुड ओबेसिटी एंड एक्चुअली आप अपने मेटाबॉलिक डिसीजेस का बीज बो दे रहे हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी की वजह से। सो ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक और सवाल मतलब बताया था, पॉजिटिव एजेंट अल्कोहल जी, और अल्कोहल को लोग को रिलेट करते हैं फैटी लीवर से। तो फैटी लीवर का ओनली कॉज अल्कोहल है या और कोई कॉज भी हैं? अगेन बहुत अच्छी बात आपने उठाई है और मैं खुद इसको उठाना चाह रहा था। सी, अल्कोहल इज़ नॉट द ओनली कॉज ऑफ फैटी लिवर। इंक्रीज्ड वेट, ओबेसिटी भी कॉज है फैटी लिवर का। और मैं अपने दर्शकों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि पतले भी इससे इम्यून नहीं है। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज लीन फैटी लिवर। तो कुछ पतले लोग हैं जो जेनेटिकली प्रोन हैं, उनको भी फैटी लीवर है। तो जिस तरह के समाज में, जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम लोग अब आगे जा रहे हैं, हम बहुत वजहों से फैटी लीवर के शिकार होने वाले हैं। अब इस पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि सपोज़ हम लीन फैटी लीवर हैं या ओबीज फैटी लीवर हैं और उसके ऊपर अल्कोहल पिएंगे,
तो हमारे यहाँ कहते हैं कि मेडिसिन में मैथमेटिक्स नहीं है, 2 + 2 4 नहीं होगा, 2 + 2 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स इफ यू हैव 2 enemies combined, maybe obesity on one side and you take excess amount of alcohol on other side, the effect will be more than synergistic and it will be quite more harmful than the single agent alone. So this is the fact. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, लोग का देखा है अपना, जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं वो सुबह उठ के ढेर सारा पानी पीते हैं जी। कुछ नॉर्मल पानी पीते हैं, कुछ गर्म पानी पीते हैं, तो कितनी क्वांटिटी तक वो पानी सेफ रहता है? सेफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि क्या इतना अत्यधिक मात्रा में पीना ज़रूरी भी है कि नहीं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। सो जो साइंस ने पाया है कि अत्यधिक मात्रा में पानी पीने से या गर्म पानी पीने से बहुत लाभ नहीं है, बल्कि अगर आप एक्सट्रीम्स ऑफ एजीज में हैं या आपको कार्डियक रिस्क फैक्टर्स हैं या किडनी के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, तो वो अत्यधिक मात्रा में पानी लिक्विड आपको नुकसान कर सकता है। तो एक जनरल जो इसमें पाया गया है कि अगर आप 6 से 7 गिलास पानी लगभग 2 लीटर के आसपास अगर दिन में कंज्यूम करते हैं, इन केस आपका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस नहीं है। आप लेबर क्लास को जो धूप में काम कर रही है, आपको उन लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते जो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में है, बट एक आम आदमी जो एक रूटीन वर्कर है जैसे हम और आप हैं, तो उसमें अगर आप 7 से गिलास के आसपास पानी पीते हैं, जो कि अमाउंट अराउंड 2 लीटर के आसपास करता है, तो एक नॉर्मल क्वांटिटी है। और जो हार्ट डिसीज़ के पेशेंट हैं या किडनी पेशेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना है कि अत्यधिक मात्रा में पानी का प्रयोग ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कई सारे लोग हैं जिनको बर्पिंग और ब्लोटिंग जो है थ्रू आउट डे रहती है, तो उसका क्या रीज़न है और उसका प्रिवेंशन कैसे करना है? बिल्कुल, अगेन वेरी वेरी कॉमन इशू विच आई फेस इन माई ओपीडीज। डॉक्टर साहब, डकार बहुत आती है, पेट फूल जाता है, टाइट हो जाता है, डिस्कम्फर्ट बहुत होता है। सो अगर आप इन प्रिंसिपल सिद्धांतिक तौर पे इसके बारे में बात करें, बर्पिंग इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैस। अगर वो निकल गई तो बर्प, और अगर नहीं निकली, अगर पेट फूला तो वो ब्लोटिंग है। 2 वजह से होगी। एक, आप ऐसा कोई डाइट खाते हैं जिसकी चांसेस हैं फर्मेंटेशन के गट बैक्टीरिया से। हम जितने भी ह्यूमंस हैं, हमारी इंटेस्टाइन में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। कुछ लोगों में उन बैक्टीरिया की मात्रा और टाइप चेंज हो जाता है। सो या तो एक आप ऐसा पदार्थ खा रहे हैं जिसके अंदर फर्मेंटेशन का चांस है, माने उसके गैस बनने का चांस है, या आपके इंटेस्टाइन्स में अत्यधिक मात्रा में बैक्टीरिया हैं, तो बर्प्स बनेंगे। इसके साथ साथ एसिड का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। कुछ डाइट्स, अगर दर्शक जानना चाहें कि वो कौन सी डाइट्स हैं जो इनके अंदर बर्प्स बढ़ते हैं, कुछ लोग जिनको दूध नहीं पचता है, तो लैक्टोज हर आदमी नहीं पचा पाता। वेरी वेरी यस इम्पोर्टेंट टॉपिक। रादर ये पाया गया है कि इंडियन और एशियन पॉपुलेशन में अराउंड 40 से 50% लोग एक पर्टिकुलर एज तक आने तक लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं। पार्शली होते हैं, वो लोग दही, मट्ठा, छाछ ले सकते हैं, बट उनको दूध नहीं पचेगा। सेकेंड, थोड़ा डाटा ग्लूटेन का है, व्हीट जिसको हम बोलते हैं, जूसीज में फ्रक्टोज है, या कुछ अन्य फल और सब्जियां हैं जिनके बारे में हम लोग ज्ञान देते हैं और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो अगर वो पदार्थ आप अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो फर्मेंटेशन ज़्यादा होगा। सेकंड, वो सिचुएशन हमने बताया कि हमारे इंटेस्टाइन में उन बैक्टीरिया का अमाउंट बढ़ गया जो फर्मेंट करेंगे। इंटेस्टाइन मोटिलिटी ठीक नहीं है, फिर से ओबेसिटी, फिर से स्ट्रेस, डायबिटीज़ के पेशेंट, थायराइड यानी हाइपोथायराइड के मरीज़, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सेडेंट्री हैं, तो उन लोगों में भी ये ब्लोटिंग का अमाउंट ज़्यादा है। सो अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस विल हेल्प इन दैट ऑल्सो। मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये है कि जिन लोगों को बर्पिंग और ब्लोटिंग ज़्यादा होती है, वो अपने फूड हैबिट से उसे कोरिलेट करें, जैसे बताया जी जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन है या फलों के जूस हैं, तो वो अपना खुद उसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट लेने के बाद में बर्पिंग और ब्लोटिंग ज़्यादा हुई। तो एंड लाइफस्टाइल पे फोकस करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। और डॉक्टर साहब, जीआई डिसऑर्डर, इसके और कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा यूजली हम हाइजीन के बारे में बात करते हैं। सो कुछ एक डिसऑर्डर्स हैं जो दूषित खाने, दूषित पानी से होते हैं, जिनमें आपका टाइफाइड फीवर है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस ए एंड ई का है। उसके बारे में सिंपल अपना एक अच्छा हाइजीन रखें, जितना उसके घर का खाना खाएं। अगर आप बाहर का खाना खा भी रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें उसमें सफाई हो, और ये एक सिंपल हाइजीन का इशू है। कुछ डिसऑर्डर्स हम लोग डील करते हैं जिनको हेपेटाइटिस बी या सी बोलते हैं। वो एक दूषित खून अगर एक आदमी से दूसरे आदमी जाता है उससे होगा, तो पारेंटल बोला जाता है। पारेंटल होगा, जिसमें या तो सपोज मुझे हेपेटाइटिस बी है और मेरा खून किसी को चढ़ा दिया जाए। सेकंड,
मुझे कुछ ऐसा निडल इंजेक्शन दिया गया, मुझको हेपेटाइटिस बी है और वही इंजेक्शन किसी और को दिया गया, या फिर एक सेक्सुअल पार्टनर से दूसरे को होगा या माँ से बच्चे को होगा। तो इनमें भी जनरल प्रिकॉशंस हैं। ध्यान रखें कि जो ब्लड आपको दिया जा रहा है आफ्टर एन एक्सीडेंट और समथिंग, विच शुड बी स्क्रीन्ड नाइसली फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। हो सके तो डिस्पोजेबल निडल का प्रयोग कराएं जब भी जाएं। तो अब तो खैर वो प्रैक्टिस है नहीं, बट स्टिल अगर पेरिफेरी में कहीं ऐसा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस बी का एक बहुत अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है, तो जनरल पॉपुलेशन में भी एडवाइस है कि उसको ले लेना चाहिए। सो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो हम लीवर से संबंधित रखते हैं, और कुछ हमने डिस्कस किया जो दूषित खाने वाटर बॉर्न डिजीज जिसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन है आम लोगों के लिए। सभी यूजली जो मिडिल क्लास है, हाई क्लास हैं, वो घर में आरओ लगाते हैं जी। तो आरओ की मेंटेनेंस या उसका कैंडल चेंजेस वगैरह आप एज ए स्पेशलिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, हम ये कहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि वेरी करती हैं आरओ टू आरओ, उसको कोशिश करके कराएं। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कैंडल को चेंज करना। सो दे आर मैकेनिकल थिंग्स, यू हैव टू टेक केयर। इट्स लाइक एनीथिंग यू नो मेंटेन। आप अपनी कार मेंटेन करते हैं, अपना फर्नीचर मेंटेन करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, आरओ को भी एक मेंटेनेंस चाहिए। तो एक सही वक्त पे कराते रहें तो वो आई थिंक वो आपको एटलीस्ट दूषित खाने और दूषित पानी वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा पाए। मतलब कहने का है कि कॉन्शियसली आप जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें, उसके खराब होने तक वेट इंतजार ना करें। हाँ। तो जैसा कि डॉक्टर रावल से आज बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि जीआई डिसऑर्डर क्या होते हैं, कॉमन डिसऑर्डर्स, और बीइंग ए इंडिविजुअल आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपल से मेजर्स हैं, जैसे साफ़ पानी पीना, अपनी फूड हैबिट्स, अपने बॉडी वेट को जो है कंट्रोल करके रखना, एक्सरसाइज करना। इन सब से आप अपने जो है बॉडी मास को एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट कैटेगरी में रख सकते हैं बीएमआई के अंदर, और अपनी गट को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।